एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? ये फाइल्स का मतलब क्या है इसको? उस आइलैंड पे क्या क्या चीजें होती थी, क्या क्या क्राइम्स वहाँ पे कमिट होते थे, वो पूरा ऑपरेशंस कैसे चलता था? तो ये कुछ अमीर लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करते थे और भारत में किन किन लोगों का नाम आया है अभी तक एप्स्टीन फाइल्स में? देखो इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आया है ना वो आया है दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि एप्स्टीन फाइल्स का जो स्कैंडल हुआ है, अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल हमारे सामने आया है। और इसमें क्या हमें देखने को मिला है कि कैसे अमीर और पावरफुल लोगों ने गरीब बच्चियों का शोषण किया है। और ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन इसलिए जरूरी होता है कि ये सारी चीजें एटलीस्ट कभी दोबारा रिपीट ना हो। इसीलिए मैंने आज इनवाइट किया है अर्चित वत्स को। अर्चित बहुत समय से डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। इन्होंने काफ़ी इस पूरे केस को करीबी से स्टडी किया है। तो मैं इनके साथ मिलके कुछ चर्चा करना चाहूँगा, आपके साथ कुछ फैक्ट्स साझा करना चाहूँगा, जिससे हमें इस पूरे मुद्दे की एक अच्छी नॉलेज हो। क्योंकि नॉलेज होना इन मुद्दों की बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिससे कि हम कभी भी ऐसी कोई चीज़ें हो रही हों हमारे आमने सामने, हमारी सोसाइटी में, तो हम उसको तुरंत स्टॉप लगाएं। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो अर्चित, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक्स राहुल। मैं अर्चित, ये डिस्कशन बहुत ही रॉ रखना चाहता हूं, बहुत ही नेचुरल रखना चाहता हूं। और चालू करना चाहूंगा कि जिसने भी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में नहीं सुना है, ठीक है, उसको एक थोड़ा पहले बेसिक बैकग्राउंड मिल जाए कि ये जो जेफरी एप्स्टीन थे, जो इंसान जो जिनके पूरे इर्द गिर्द ये मामला घुमा है, कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, कैसे सब कुछ शुरू हुआ। थोड़ा सा आप हमें एक बैकग्राउंड दीजिए। ठीक है, तो यार जेफरी एप्स्टीन ना एक यूएस बिजनेसमैन था। मोस्टली वो अपने आप को एक फाइनेंसर बताता था, फाइनेंस इंडिविजुअल बताता था। पर मतलब अगर आप उसके बारे में सर्च करोगे तो कोई एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको कि भाई इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, क्या एग्जैक्ट बिजनेस करता था। मल्टीपल स्टोरीज हैं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा करा, पर कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी नहीं है उसके बारे में। अच्छा, कोई वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी नहीं है उसके बारे में। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, मुझे जो समझ में आया वो समझ में आया कि पहले ये एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। फिर वहाँ से ये बेसिकली स्कूल में पढ़ाने को इनको एडमिशन मिला। और वहीं पे हम इनका यूएस का जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। ये कॉलेज ड्रॉप आउट को एक टीचर, फिजिक्स का और मैथ्स का टीचर इनको दे दिया गया, ठीक है। वहाँ पे बेसिक बैकग्राउंड चेक ही नहीं हुए। आई थिंक काफ़ी पुरानी बात है, ये 1980s या 70s की बात है। तो इस तरह से इनको मिला। फिर बाद में इन्होंने इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्शंस बढ़ाए, हेज फंड चलाए उन्होंने। अर्चित, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं पढ़ रहा था, मतलब हेज फंड चलाने वाले के लिए बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल, मैं तो फाइनेंशियल वर्ल्ड से आता हूँ। हेज फंड मैनेजर जो होता है उसको बहुत क्वालिफिकेशन लगती हैं। लेकिन इस इंसान के पास कॉलेज ड्रॉप आउट था, कोई इसके पास वो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने कनेक्शंस बनाए और एक हेज फंड का एक लेबल लेके वेल्दी लोगों के साथ इसने ये सब कनेक्शंस बना के और चालू किया। तो ये इसका मुझे मोटा मोटा बैकग्राउंड समझ में आया। लेकिन उसके बाद जो मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये इसने जो एप्स्टीन आइलैंड है, ये इसने कब खरीदा? आपको कुछ मालूम है इसके बारे में कि कब इसने खरीदा और कैसे वहां पे कब ये सारा क्राइम चालू हुआ? हम्म। तो यार राहुल, बेसिकली एक आइलैंड था यूनाइटेड स्टेट्स के पास जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। ठीक है, ये शायद इन्होंने 1980s या 85 के आसपास ख़रीदा है, मुझे एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं है। तो इन्होंने पूरा आइलैंड ख़रीद लिया था और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो थी वो 8 मिलियन यूएस डॉलर्स थी उस टाइम में। ठीक है, अब उस आइलैंड को क्यों खरीदा था, किस लिए खरीदा था, तो वो उस टाइम पर नहीं पता था। भाई एक अमीर आदमी उसने आइलैंड खरीद लिया। ऐसे ही अभी श्रीलंका के आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइलैंड्स खरीद रखे हैं। हमारी एक श्रीलंकन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी अपना श्रीलंका के पास एक पूरा आइलैंड खरीद रखा। तो आइलैंड की खरीद फरोख्त जो है, बाइंग परचेजिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप समझने की कोशिश करते हो कि इनके आइलैंड पे होता क्या था। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ अर्चित कि उस आइलैंड पे क्या क्या चीजें होती थी, क्या क्या क्राइम्स वहां पे कमिट होते थे, वो पूरा ऑपरेशंस कैसे चलता था? राहुल, क्राइम पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा स्कैंडल चलता था
वो एक आइलैंड पर क्यों चलता था, ठीक है। अब जेफरी एप्स्टीन के ऊपर जो प्रोवन चार्जेस हैं वो ये हैं कि वो एक सेक्स ट्रैफिकिंग का रिंग चलाता था। सिंपल भाषा में ये बताएं तो सेक्स ट्रैफिकिंग को हिंदी में अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये कुछ अमीर लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करते थे। किस चीज़ के लिए करते थे? दैट वाज फॉर फिजिकल रिलेशनशिप्स। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लड़कों में इंटरेस्ट होता है, ये उनको लड़के भी सप्लाई करते थे। तो ये दोनों तरीके से चलता था। अब दिस इज़ समथिंग जो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस में है, ये हर देश में चलता है। जो बड़े लोग हैं उनकी बड़ी वाइल्ड सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं और उनको फुलफ़िल करने के लिए उनको यही सब करना पड़ता है। मतलब दे कैन नॉट रीच आउट टू अ नॉर्मल प्लेस कि हम यहाँ पर जाके अपनी फैंटेसीज पूरी कर लेंगे, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। एंड इसी वजह से ऐसे लोग पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आपको ऐसे बहुत लोग दिखेंगे। मतलब इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसके पास इतना पैसा भी है, ये पावरफुल पोजीशंस पर भी है, ये बड़े बड़े लोगों से भी मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? सरकारी ठेके ये लेता नहीं है, तो क्या कर रहा है? तो ये यही काम करते हैं। एंड ये ग्लोबली हर देश में होता है। एप्स्टीन का ये था कि ये थोड़ा सा खुल गया मैटर। तो ये जो वहाँ पे ये सारे जो सेक्स क्राइम होते थे, ये सुनने में आया कि नाबालिग बच्चियों के साथ ये सारे होते थे, 13 14 15 16 17 साल की उम्र में। तो इनके ऑपरेशंस में एक ये मैक्सवेल करके बंदा है, इसका नाम आया था। नहीं, मैक्सवेल करके एक लेडी है, बंदा नहीं, एक्चुअली लेडी है एक। अम, ये मैंने सुना है कि उनके लिए लड़कियों को हायर करती थी, रिक्रूट करती थी, उनको लेके आती थी। और अभी रिसेंटली ये भी देखने को आया था मीडिया में, अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना उसमें झूठ है, कि ये जो मैक्सवेल लेडी है ये कहीं अभी भी फ्री, मतलब इसको अरेस्ट कर लिया गया था जब इनकी पूरी एफबीआई की इंक्वायरी हुई थी। लेकिन ये लेडी जो है, ये जो एक्चुअल में जो जिसको अरेस्ट किया गया है, ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है अभी कि जिसको एक्चुअल में अरेस्ट किया गया है वो लेडी अलग है, और मैक्सवेल जो एक्चुअल लेडी थी उसको कहीं एक ट्रेन स्टेशन पे स्पॉट किया गया है। तो इसके बारे में कुछ आपको समझ में आया कि ये मैक्सवेल करती क्या थी, इसका क्या काम था? देखो, एक ना इंडिया में एक चीज़ चलती है जिसको बोला जाता है एमएलएम, ठीक है। एमएलएम का सिंपल लॉजिक ये होता है कि आप हमसे XYZ कोई सामान आप खरीदते हो, वो सामान खरीदने के बाद आपको ये बोला जाता है आपको 3 लोग और लाने हैं। ये स्कीम आपने सुनी होगी, हाँ हाँ है ना। बिल्कुल। इनका जो पूरा ऑपरेशन था दैट वर्क कंप्लीटली लाइक दिस। इट वाज अ पिरामिड स्कीम। अब एक लड़की को लाया जाता था ये बोलकर कि भाई मसाज सेशंस हैं वो आपको कंडक्ट करवाने हैं एंड आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब क्या होता है अमेरिका में, अगर आपको पता हो, हम लोगों की ना इंडिया में एक मेंटालिटी होती है, हम लोग देखते हैं गोरे आदमी को तो हमें लगता है यार ये हमसे ज़्यादा समझदार है, पढ़ा लिखा है, ही सुपीरियर टू अस। मतलब ये एक जनरल है हमारे देश में, क्योंकि हम लोग बहुत साल तो गुलाम रहे हैं। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो लेकिन जैसे इंडिया में बुरे हाल है ना, सेम अमेरिका में भी है। होमलेसनेस की वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो छोटी बच्चियों को, इट्स नॉट, मतलब हमेशा ऐसा नहीं था कि छोटी लड़कियाँ होती थी, बड़ी लड़कियाँ भी थी, ठीक है। पर उन्हें ल्योर किया जाता था कि आप आ जाओ, स्पा का जॉब है, मसाज करनी है, ठीक है, बड़े लोगों के साथ आपको हैंग आउट करना है, तो ये आ जाती थी। अब जब ये फंस जाती थी तो फिर इन्हें बोला जाता था आप ऐसा करो, आप एक लड़की को और ले आओ, आप किसी और को लाओगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो जो आप मैक्सवेल की बात कर रहे हैं ना, वो एक अकेली नहीं है, उसके जैसे कितने लोग काम कर रहे थे। मैक्सवेल वॉज लाइक अ लीडर ऑफ दैट एंटायर ऑपरेशन। और वहाँ सिर्फ 1-2 लड़कियाँ नहीं थी, वहाँ कम से कम जो एस्टिमेट्स हैं 100 से 200 लड़कियाँ ओवर द ईयर्स आई हैं। मतलब आई एम गोइंग ऑन द डॉक्यूमेंटेड नंबर। कितनी ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने आज तक कभी बताया नहीं कि हम एप्स्टीन आइलैंड में काम करते थे, फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड इसका ऑपरेशन आज से नहीं चल रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1988 में तो ये खरीदा है इसने, उससे पहले से ये सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। जब इन्हें प्रॉब्लम आई यूएस के अंदर, है ना, कि हम ट्रैक हो सकते हैं या हमारे पास बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी दिख रही है, तब जाके इन्होंने सोचा कि यार हम एक मेनलैंड से दूर एक आइलैंड खरीदेंगे जहाँ कोई पुलिस नहीं है, जहाँ कोई कैमरा नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग हेयर, एंड इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो देर इज नो वे यू कैन गेट कॉट। दिस वॉज द ओवरऑल पर्पज ऑफ परचेजिंग एप्स्टीन आइलैंड। साथ में इनका एक पायलट था जिसका काम था, अब आप सोचिए आइलैंड पर अगर कोई आ रहा है तो वो फ्लाइट से आ रहा है, फ्लाइट में लेकर कौन आ रहा है? एक पायलट ला रहा है। और अगर ये बात डिस्क्लोज होती है कि कौन कौन आइलैंड पर आ रहा है, तो इनका जो रिसेंटली ना देयर वाज अ विल एप्स्टीन के डेथ के बाद कि किसको कितना पैसा मिलेगा, उसमें इनका पायलट भी इंक्लूडेड था।
इनकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी, वो इंक्लूडेड थी कि मेरी जो ओवरऑल वेल्थ है उसका इतना परसेंट इसको मिलेगा, इतना परसेंट इसको मिलेगा, इतना परसेंट इसको मिलेगा. सो दिस वॉज अ वेरी कॉर्पोरेट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट अ ट्रैफिकिंग रिंग. जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अरे यार 4 लड़की लाए और उनको इन गलत काम में डाल दिया, वैसा नहीं. दैट वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम सपोर्टेड बाय द टॉप लीडरशिप ऑफ यूएसए. सो अर्चित, आपने इसमें ये बताया कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड था और बहुत समय से चल रहा था ये, तो पहली बार ऐसा पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की आइज में, मतलब लोगों को पता कैसे चला, पब्लिक को कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे ये कांड सारे हो रहे हैं? हाँ, तो इसमें ना सबसे पहले एक ना वीडियो है, मैं आपको बोलूँगा आप वो वीडियो एक बार प्ले करना ऑडियंस के लिए. तो ये एक स्पेसिफिक वीडियो है जिसमें एक लड़की बोल रही है कि यार ये लोग ह्यूमन मीट खाते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये लोग वो करते हैं. एंड दिस वाज, मतलब जो बोलते हैं ना इंग्लिश में कहते हैं दिस वाज रबिश्ड, है ना, कूड़े में डाल दो इसको, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल दिया. ठीक है, ये सारी चीज़ें इग्नोर होती रही. ठीक है, मतलब विजिबल साइंस थे, पर जब तक गवर्नमेंट का साथ था किसी ने इस पर क्वेश्चन नहीं करा. ठीक है, यहाँ पर आता है गिजेलीन मैक्सवेल. ठीक है, तो इनके ऊपर आरोप लगने शुरू हुए 2005 में, जब एक 14 साल की लड़की ने चार्जेस लगाए कि भाई हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है और जहाँ पर लोगों को लेकर जाते हैं. ये कंप्लेंट हुई थी फ्लोरिडा में, 14 साल की लड़की थी, है ना. और पुलिस ने फिर 2006 में मल्टीपल चार्जेस लगाए इसके ऊपर, एप्स्टीन के ऊपर. ठीक है, यहाँ से इसका पूरा भंडाफोड़ होना स्टार्ट हुआ कि भाई कुछ तो चल रहा है. अब हमारे इंडिया में भी ना देयर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. आप पुलिस स्टेशन जाइए, ठीक है, आप एक एफआईआर लिखवाने की कंप्लेंट कोशिश कीजिए. पुलिस के ऊपर अगर किसी भी तरीके का दबाव है ना, दे विल नॉट राइट अ कंप्लेंट ऑन दैट. ठीक है, रीज़न होता है कि यार जब तक कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना, उसको कोई देख नहीं रहा है, डरा धमका के भगा दो, है ना. लेकिन अगर आपने 100 नंबर पे कॉल मिला दिया ना, दैट गेट्स डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्ड होती है. एक ऑपरेटर बैठा है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है. ठीक है, रिकॉर्ड होती, पुलिस हैज़ टू टेक सम एक्शन, है ना. एंड बेस्ड ऑन दैट रिकॉर्ड पुलिस के नॉट डिनाई कि अच्छा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है. अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, फोन पे बात चल रही है, वो इग्नोर कर देंगे. सेम चीज़ यहाँ पर हुई, जब पुलिस के पास एक वेल डॉक्यूमेंटेड केस पहुंच गया, एक लड़की बोल रही है 14 साल की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो पुलिस हैज़ टू सर्च फॉर समथिंग, है ना. और यहीं पे फिर वो लीक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. इसके बाद आती है उनकी एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, जहाँ पर ये सबसे पहली बार छपा. सेम चीज़ ग्लोबली होती है, मतलब आई विल नॉट से इंडिया, ग्लोबली होती है. अगर कोई चीज़ मीडिया में पब्लिकली आ जाए ना, हर्षद मेहता का केस आपने सुना है, काफ़ी सारी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. लेकिन जब उनके ऊपर एक मेजर न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप गया, तब गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ा. सेम यहाँ पर हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहली कंप्लेंट आई थी 2004 में या 2005 के आसपास. ओके, तो 2005 में कंप्लेंट हुई, उसके बाद फिर इसमें एफबीआई या इनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वगैरह ने एक्शन लिया होगा, तो उसमें इंक्वायरी चली फिर इसके ऊपर, एप्सिन के ऊपर? इंक्वायरी चली थी 2008 में. मतलब क्या था ना, गवर्नमेंट का सपोर्ट था इनके पास, तो ज़्यादा एक्शंस होने नहीं दिए, है ना, चीज़ें दबा दी गई. तो 2008 में ही वॉज कन्विक्टेड. ठीक है, इनके ऊपर लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया था दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन सेक्स ट्रैफिकिंग. ठीक है, मतलब एक बड़े लेवल पे जो होता है. तो 2008 में केस चला, 2009 में ही गॉट रिलीज्ड अगेन. उनको 11-12 महीने की जेल दी गई थी एंड ही वॉज इन द जेल, फेडरल जेल. बट उसके बाद ये छूट गए थे और बस इस तरीके से इनका दोबारा से काम शुरू हुआ. उस वक्त तो ये भी मैं पढ़ रहा था अर्चित कि ये एक एलेक्स अकोस्टा नाम का एक बंदा है, ठीक है. तो ये एलेक्स अकोस्टा जो था उस वक्त, ये इसने एक डील साइन करी थी, मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में काम करता था 2008 में. सो आप सही बता रहे हो कि केस फाइल हुआ इसके अगेंस्ट, जेफरी के अगेंस्ट 2005 या 6 में, जब भी उस लड़की ने शिकायत करी. ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि जब इंक्वायरी बैठी तो एफबीआई ने सबूत वगैरह इकट्ठे करना चालू करा, विक्टिम्स के वो लिए, क्या नाम है, उनके वैलिडेशंस लिए, उनकी टेस्टिमोनियल वगैरह सब वो कलेक्ट करना चालू करा. लेकिन इसमें मुझे जो समझ में आया, सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ना, जो इस पूरे केस को दबा गया उस वक्त, वो ये था, बंदे का नाम है एलेक्स अकोस्टा. इस बंदे ने क्या करा, इसके साथ डील साइन करी थी एक, जेफरी एप्सिन के साथ. और वो जो डील साइन हुई थी, उस डील में ये तय हुआ कि भाई जेफरी
तू आके दो छोटे छोटे चार्जेस तेरे ऊपर लगेंगे और तू उनको गिल्टी मान ले कि भाई आई प्लीड गिल्टी, और तेरे को थोड़े महीने की सजा हो जाएगी और थोड़े महीने की सजा के बाद तू रिहा हो जाएगा। ठीक है। तो जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअली में देखा जाए ना कि इसने तो जो कांड किया जो किया, और जो वेल्दी लोग थे वो तो थे जो थे, लेकिन ये जो बंदा है ना एलेक्स अकुस्टा, उस वक्त अगर ये चुपके से डील नहीं करता, और ये डील मीना मैंने सुना अर्चित की सील्ड थी, मतलब जिन विक्टिम्स ने अपनी टेस्टिमोनी दी थी उस वक्त 2006 7 8 में, ऐसा यूएस का रूल है कि उनको ये बताना पड़ता है कि भाई हुआ क्या है डील में, एक्चुअली में क्या है, दैट डील नीड्स टू बी शेयर्ड। लेकिन ऐसा इसके इनके साथ नहीं किया गया, तो वहां पे बहुत सारे जो इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको एक तरह से पूरी तरह से तोड़ दिया गया था इस बंदे ने। और ये वही बंदा है जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बाद में सरकार बनी, बाद में नहीं मतलब पहली सरकार बनी, जब भी डोनाल्ड ट्रंप पहली बार पावर में आया था तो इसको इसने एक मिनिस्टर या कोई एक अच्छा रैंक भी दिया था। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर ये बंदा उस वक्त ये सारे इस मैटर को नहीं दबाता तो ये इतना लंबा खिंचता ही नहीं, शायद उसी वक्त अगर इस पे जस्टिस हो जाता तो। होता क्या है ना, एलेक्स अकोस्टा मेरे अकॉर्डिंग वॉज द फ्रंट फेस, ठीक है। आपने उसको तो सामने कर दिया, उसके थ्रू आपने चीज़ें एग्जीक्यूट करवा दी, पर एक्चुअल में इसके पीछे कौन था वो हमें नहीं पता है ना। ये क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं। एलेक्स अकोस्टा को बोला कि भाई तेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, तू इसमें कर दे। अब इस डील के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसको जेल से बाहर काम करने की, ठीक है, परमिशन मिली थी 6 दिन, 1 हफ्ते में, ठीक है। और मतलब ये 7 फेडरल दिन लॉ में का से 6 दिन ये बाहर काम करेगा? हाँ, मतलब ही वॉज अलाउड टू वर्क। ये कैसी जेल है यार? यही जेल है, बड़े लोगों की जेल इसी को बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो एलेक्स अकोस्टा वॉज द फ्रंट फेस, बट इसको बैकिंग जो थी वो अच्छा, इसमें एक ना राहुल एक बात ये समझने वाली है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, दे आर नॉट कनेक्टेड टू वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और वन सिंगल बिजनेसमैन। तो सरकार चाहे किसी की भी आए, इनका काम चलता रहता है क्योंकि सब जगह कनेक्टेड है ना। और हम लोग जिस तरीके से देखते हैं कि कोई दो पॉलिटिशियंस हैं, फॉर एग्जांपल बाइडेन थे और ट्रंप हैं, पब्लिकली ये आपको दिखेंगे बहुत कट्टरपन है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, है ना। लेकिन बिहाइंड द बैक डोर्स ये सब फ्रेंड्स हैं। हम्म। आइडियोलॉजी डिफरेंस है इनका, लेकिन दे आर ऑल फ्रेंड्स, दे अंडरस्टैंड कि हाँ यार हम काम क्या कर रहे हैं, और एक साथ मिलके काम करेंगे तभी बचे रहेंगे। तो फिर 2008 में ये जेल गया, 2008 या 9 जब भी वो हुआ था, तो ये 18 महीने की इसको जेल हुई। 13 महीने की। नहीं मतलब मैंने ये सुना है कि डिसीजन तो 18 महीने का था, हाँ, पर 13 महीने में छोड़ दिया गया था, उसमें भी 13 महीने में इसको छोड़ दिया। स्पेशल कंडीशंस। अगेन वही मतलब लॉ को तो पूरा तोड़ दिया मरोड़ दिया कि 18 महीने की जेल करी, उसमें भी 5 महीने पहले उसको छोड़ दिया, और उसमें भी जेल हाँ, क्या थी वो 6 दिन तो बाहर ही था। फिर उसके बाद जब ये सारा हो गया तो ये फिर भी ऑपरेशन ये लोग कंटिन्यू रखे वहां पे जो आइलैंड पे, जो जो जेफरी का जो आइलैंड था वहां पे, तभी भी ये सारा काम वापस से कंटिन्यू चालू रखा, मतलब इनको कोई फर्क नहीं कंटिन्यू था। पड़ा। मैंने आपको बताया ना कि दिस वॉज समथिंग जो सिर्फ एप्स्टीन नहीं चला रहा था। एप्स्टीन वॉज द लीडर ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसके पीछे पूरी एक टीम थी इसकी जो काम कर रही है। इसमें इनका एक प्लेन, जो मैंने प्लेन का आपसे डिस्कस करा, इसका नाम था लॉलिटा एक्सप्रेस। एक स्पेसिफिक पायलट था, क्योंकि ट्रस्टेबल आदमी चाहिए आपको, इसमें लीक्स आप नहीं कर सकते, है ना। तो लॉलिटा एक्सप्रेस नाम था, उस लॉलिटा एक्सप्रेस जहाज से ये पायलट लाता था। तो एप्स्टीन रहे ना रहे काम तो चलेगा, है ना। सारा कुछ गेम सेट है, सबको पता है क्या करना है, तो चलता था सब कुछ उसके बिना भी। और अकोस्टा जी ने पब्लिकली ये बताया, मतलब दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि जेफरी एप्स्टीन इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ आदमी है, इस वजह से इसको जल्दी छोड़ा गया है। अच्छा, ये इसी वजह से ये डील साइन करी थी उसके साथ, मतलब ये बताया गया। ये बताया गया पब्लिकली, हाँ। अच्छा। तो उस वक्त जब ये जेफरी के ऊपर आरोप लगे 2008-9 में, और किसी का नाम भी आया कि वो सारे नाम दब गए? उस वक्त कोई नाम उठ के नहीं आया, और किसी उस टाइम कोई नाम नहीं आया उस वक्त किसी का नाम नहीं आया, बस इसी का ना। नाम था? जेफरी एप्स्टीन का नाम था, दैट ही इज रनिंग ये एक सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाता है, मेरे साथ गलत हुआ है और उसके ऊपर जांच की जाए, सिर्फ इतना हुआ था। उस केस के अंदर क्या था क्या नहीं था वो कभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अच्छा। तो फिर एक बात बताओ, फिर 2009 के बाद फिर क्या हुआ जब ये इसको छोड़ दिया गया? तो ये वापस से अपने ऑपरेशंस इसने चालू रखे, कंटिन्यू रखे, वो तो बंद हुए ही नहीं थे। हाँ, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइमलाइन क्या हुई? ये केस वापस से कैसे आया, सरफेस कैसे हुआ, किसने इसमें पूरी रिसर्च वगैरह करी? देखो 2009 में जब ये छूट गया ना, तो 2018 तक
ये एकदम नॉर्मल घूमा है, इनफैक्ट 2019 तक ये नॉर्मल घूमा है, ठीक है। इसकी लाइफ एकदम नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। वो दो उससे पहले का भी जो जेल टर्म था वो दैट वाज जस्ट अ नेम से कि पब्लिक को दिखाना है कि जेल टर्म है, बट एक्चुअली वाज फ्री, है ना। ये पार्टीज़ में जाता था, सारे इसके ऑपरेशंस चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने एक लिखा परवर्जन ऑफ जस्टिस डजन, मतलब इसमें बहुत सारे विक्टिम्स के बारे में बताया गया, और ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म छपा जिसकी ऑथर थी जूली के ब्राउन। जूली के ब्राउन। जूली ब्राउन, है ना। उसके बाद दिस केम टू पब्लिक लाइट अगेन कि यार ये इतने सारे विक्टिम्स हैं और इनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तब जाके ये दोबारा से लाइमलाइट में आया। तो जूली ने इस पे काम करना कब चालू करा, मतलब 2009 के बाद ही चालू कर? नहीं नहीं, 2009 के बाद नहीं, आई थिंक एक साल पहले से वो काम कर रही थी इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने विक्टिम्स को इकट्ठा करा, बहुत सीक्रेटली उनके साथ मीटिंग्स की गई, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, वीडियोस रिकॉर्ड की गई, पिक्चर्स ली गई, उनके पास से जो इन्फॉर्मेशन थी। क्योंकि देखो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बहुत आसान चीज़ है, मैं भी बोलता हूँ यार ये राहुल जैन जी जो हैं ये ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट फॉर एग्जाम्पल। भाई मत बोलो ऐसा। तो बट बात यह है कि ऐसे एलिगेशंस तो कोई भी लगा सकता है, उन्हें श्योर होना था कि मैं एक ऐसा प्रूफ सामने रखूं विच कैन नॉट बी डिनाइड। तो ऑलमोस्ट एक साल तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया गया उनकी तरफ से। देन ये आर्टिकल आया जिसमें बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिखाए गए कि ऐसा हुआ है, नॉट जस्ट अनदर एलिगेशन। उसके बाद इसके ऊपर जांच दोबारा शुरू की गई। ओके, तो जब दोबारा जांच चालू हुई तो उसमें फिर क्या निकल के आया, और ये एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, जो ये फाइल्स की जो डिस्कशन होती है कि इतनी फाइल्स निकल के आई, ये फाइल्स का मतलब क्या है, इसमें क्या डॉक्यूमेंटेड है, किसने डॉक्यूमेंट करा है, इसमें वीडियोस, अब जैसे बहुत सारी पिक्चर्स आई लोगों की, राइट, उसकी भी डिस्कशन करेंगे कि किस किस के नाम आए इसमें। लेकिन ये फाइल्स किसने बनाई और कहाँ से निकल के आई ये सारी फाइल्स? ठीक है, तो देखो इससे जो पहला वाला केस था ना वो एक छोटे लेवल पर था, ठीक है। तो अब जो अगला केस स्टार्ट हुआ इस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो फेडरल लेवल पर चला, मतलब इट वाज ऑन अ बिगर लेवल, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि ये भाई साहब आ रहे थे पेरिस से, जुलाई 2019 की बातें हैं, ये अरेस्ट होते हैं एयरपोर्ट पर, ठीक है। क्योंकि केस इतना मीडिया हाईलाइट हो गया, पब्लिक आउटरेज हो गया, है ना, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तब तक किसी नेता का नाम नहीं आया था इसमें, तब जाकर ये अरेस्ट हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इतना बड़ा केस चलता है ना तो प्रॉपर हियरिंग्स होती हैं, मल्टीपल विक्टिम सामने आते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक वो मी टू मूवमेंट चला था, है ना, तो 20-20 30-30 साल पहले भी जब लोगों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है जो फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने किया, वो देन दे स्टार्ट स्पीकिंग अप। ऐसे ही जब ये पब्लिकली आया कि अरे यार 12-13 लोग ऑलरेडी हैं, तो जो और विक्टिम्स थे वो भी सामने आना स्टार्ट हो गए, तब इस केस के पूरे प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए। तो जो आपका क्वेश्चन था कि ये एप्स्टीन फाइल्स आए कहाँ से, मतलब ओवरऑल जो कोर्ट के केसेस चले हैं ना, वहाँ का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उसके जो एविडेंसेस आए हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स जिसको हम बोलते हैं, वो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसी को आज हम एप्स्टीन फाइल्स बोलते हैं। जो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर फाइल्स आती हैं वो सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की फाइल्स हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो एफबीआई वगैरह ने इंक्वायरी करी होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन किया होगा, उसने उन्होंने जो सबूत इकट्ठे करे होंगे, तो उन्होंने ईमेल्स को जाके देखा होगा कि क्या ईमेल्स इसने भेजे हैं एप्स्टीन ने, और जो वीडियोस और फोटोज वगैरह होंगी जो इन लोगों ने ली होंगी, तो इन्होंने वीडियोस और फोटोज क्यों लिए? अर्चित, ये भी क्वेश्चन उठता है। देखिए, मतलब देयर इज नो एक्चुअल आंसर टू दिस कि इसी वजह से फ़ोटो खींचे गए या उस वजह से फ़ोटो खींचे गए। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें लोग बताते हैं कि हिडन कैमराज एप्स्टीन ने प्लेस कर रखे थे अराउंड हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ फोटोज़ और वीडियोस ऐसे हैं जो एक्चुअली में खींचे गए हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में खींचे गए फोटोज़ और वीडियोज़ हैं और जो हिडन कैमरा के फोटोज़ वीडियोज़ हैं उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स का एक फ़ोटो बहुत वायरल होता है, एक लड़की के साथ खड़े हैं और उसका फेस हाइड कर रखा है, सो दैट्स अ वेरी नॉर्मल पिक्चर, ठीक है। उस पिक्चर में वो जस्ट खड़े हैं, किसी से मिले हैं, है ना, तो वो फोटो खींचा गया है, वहाँ पर पार्टीज़ हो रही हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं, दे आर जस्ट नॉर्मल। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं थी, है ना। उसके अलावा कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा या प्ले करते हैं अभी नेक्स्ट, जिसमें दिखा रहे हैं कि भाई जेफरी एप्स्टीन ही जो हैं वो एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं, है ना। कोई और है, जैसे किंग चार्ल्स हैं, है ना। वो सारे फोटोज़ जो हैं वो हिडन कैमरा से लिए गए हैं।
किंग चार्ल्स का भी नाम है कि प्रिंस एंड्रूज का नाम? प्रिंस एंड्रूज, सॉरी, प्रिंस एंड्रूज। हाँ। ओके। तो मतलब ये सारे हिडन कैमरास जेफरी ने क्यों लगाए होंगे? ऐसा क्या ऐसा रीजन होगा कि उसको लगेगा कि भाई मेरे पास सबूत रहेंगे, और अगर इन लोग को मुझे प्रेशर करना रहेगा बाद में, तो इसलिए क्या ये भी एक कंट्रोवर्सी चल के आ रही है, या ये भी एक रीजनिंग दिया गया है मीडिया में? इसमें ना देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बोलते हैं लेवरेज। हाँ। ठीक है। आज मेरे पास आपसे रिलेटेड एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आई मैं उसे कभी भी यूज़ कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट। सिर्फ उस पर्पज से ये सारे प्रूफ रखे गए थे। और एप्स्टीन की जो फाइल्स थी ना, जो मतलब सारे ईमेल्स हैं, वो अभी तक भी रिलीज़ नहीं हुए हैं। मतलब वो बैचेस में रिलीज़ हो रहे हैं। पहले एक बैच आया, उसमें बोला गया कि जी अंबानी जी का नाम आया इंडिया में, है ना, मोदी जी का नाम आया। फिर सेकंड बैच आया, फिर उसमें बोला गया कि जी हरदीप पुरी जी का नाम है और राहुल गांधी का नाम है। तो ये बैचेस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिलीज़ कर रहा है। हम्म। तो 2019 में जब ये, अभी आई थिंक नामों पे तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस किस का नाम आया है, लेकिन जब ये 2019 में इसको जेल भेज दिया गया, जेफरी एप्स्टीन को, और इंक्वायरी चालू हुई, उसके थोड़े टाइम बाद इसकी डेथ हो गई, सुसाइड इसने कर लिया अपेरेंटली, ये न्यूज़ में आया था, है ना? तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि भाई इसने सुसाइड करा है कि भी नहीं करा है, और भाई उस वक्त जेल में गार्ड भी नहीं थे उस रात जब इसने करा है, और कैमरास भी टेक्निकल फेलियर हो गया। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई इसका कोई सबूत नहीं है कि इसने सुसाइड करा, हो सकता है इसका मतलब मर्डर हो गया, और इस तरह की चीजें भी आ रही हैं। तो जब इसकी death हो गई जेफरी की, उसके बाद क्या मोड़ लिया इस पूरे केस ने, और उसमें किस तरह के और लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ इसमें अरेस्ट भी हुए हैं, किन किन लोगों के नाम आने लगे, वो थोड़ा सा बताओ, फिर उसके बाद की डिटेल क्या हुई? देखो, जब भी कोई केस चलता है ना, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपके अगेंस्ट कोई क्या बोल रहा है। ठीक है। एक होता है फर्स्ट पर्सन रिकॉर्ड, और एक होता है सेकंड पर्सन, और फिर आता है थर्ड पर्सन। ठीक है। तो जेफरी एप्स्टीन जो था वो फर्स्ट पार्टी था इस केस में, है ना। अब अगर केस चलेगा, तो या तो जितने भी बड़े लोग हैं उन्हें इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाता और ये नाम लेता कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे यहाँ पर ये लोग आए, है ना, तो वो लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते। तो यहाँ पर दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है राहुल जी। पहली ये है कि इसको मारा गया, कोई सुसाइड नहीं था, तभी सारे कैमरास बंद कर दिए, सारा कुछ हो गया। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि आज भी जिंदा है और इसको जेल से भगाया गया है, और जिसको मारा गया, जिसकी बॉडी दिखाई गई है, दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स। इसमें एक पार्ट आता है उसके टैटू का, उसकी बॉडी में स्पेसिफिक जगह पर एक टैटू था, ठीक है, जो उसकी काफ़ी सारे फोटोज़ में, वीडियोज़ में दिख रहा है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो उसकी डेथ वाली फोटोज़ वीडियोज़ हैं जहाँ पर दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये आदमी मर गया है, वहाँ पर वो टैटू नहीं दिख रहा है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कोई प्रूफ नहीं है, पर जब प्रूफ नहीं होता तो बातों को तो हवा मिलती है फिर अपने आप। हम्म। भाई चूंकि इसमें बहुत सारा मतलब लैप्सेस हुए हैं इसमें, राइट, जस्टिस को लेके, तो इसमें किसी भी एक इवेंट को ट्रस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है ना एक आम जनता के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता क्या हुआ है ना? तो इस वजह से ये सारी थ्योरीज चल रही हैं। चलो ठीक है, ये समझ में आया कि ये हुआ। अब इसमें मुझे ये बताओ अर्चित, अभी तक ऑन द रिकॉर्ड किन किन बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम आए? पहले यूएस से चालू करो, या आप मुझे अगर बाहर के और भी कोई हैं, फिर हम इंडिया में आते हैं, और फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को जब इनके नाम आए हैं इस फाइल में, कि भाई ये लोग गए हैं वहां पे या नहीं गए हैं, जो भी जिस तरह का भी स्टेटमेंट आया है, इन लोगों ने फिर कैसे बयान दिए हैं, मतलब इन लोगों ने एग्री करा है, नहीं करा है? देखो, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आया है ना, वो आया है बिल गेट्स का। मतलब सबसे जो नोन पर्सन है टेक इंडस्ट्री में इंडिया में, जिसको लोग जानते हैं, दैट इज़ बिल गेट्स। इसके अलावा इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। ठीक है। नॉट ऑफिशियली, बट हाँ, देर आर क्लेम्स दैट डोनाल्ड ट्रंप वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, है ना। ऑफिशियली सिर्फ बिल गेट्स का नाम है मेजरली। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल लिस्ट उन्होंने डाली है कि हु आर द पीपल जो एक्चुअल में एप्स्टीन आइलैंड पर गए। देखो, फाइल्स में नाम होना और क्राइम में इन्वॉल्व होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से अगर मैं आपको एक बात समझाऊं, तो इंडिया के काफ़ी सारे लोगों का उसकी फाइलों में नाम है, जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुए उसमें नाम है। बट दैट डज नॉट मीन कि वो उसके आइलैंड पे गए थे, वहाँ पर किसी पार्टी में गए थे, या उन्होंने किसी बच्चे के साथ या किसी और लड़की के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाए एप्स्टीन के थ्रू। अर्चित, आपने बोला बिल गेट्स, आपने, आपका मतलब बिल गेट्स था या बिल क्लिंटन था? बिल गेट्स।
माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो वो हैं। हाँ। अच्छा, तो उनका नाम आया और उनका कोई स्टेटमेंट आया उसके बाद कि भाई। उनका ना मतलब उनका इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई ना कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। ठीक है, उन्होंने ये बात तो एक्सेप्ट करी कि हाँ वो एप्स्टीन आइलैंड गए थे, वो एप्स्टीन के थ्रू कुछ रशियन लड़कियों से मिले थे। ठीक है, अब उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, ही उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है इसके ऊपर, मतलब ही हैज़ कम्प्लीटली अवॉइडेड, कंप्लीट साइलेंस। लेकिन जो बातें आई हैं ना उसमें, मतलब आप पॉइंट्स कनेक्ट कीजिए। बिल गेट्स जो है वो एप्स्टीन से बोलते हैं कि मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए। ठीक है, तो ही उनको एचआईवी हो गया था थ्रू सम रशियन गर्ल्स, है ना। और उनका जो डाइवोर्स हुआ है ना, उसके पीछे का जो मेन कारण है वो यही था। उन ईमेल्स में वो बता रहे हैं कि मुझे अपनी वाइफ को देना है ये, मेलिंडा को। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है क्योंकि मुझे एचआईवी हो गया है तो वो उसको भी फैल सकता है, तो उसको फैले उससे पहले मुझे क्योर करना है। और ऑफिशियली अभी ये बताया, रूमर्स हैं कि इनका जो डाइवोर्स हुआ है उसका रीज़न यही था। अच्छा, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें इनका नाम आया, डोनाल्ड ट्रम्प का भी नाम इसमें आया है, ठीक है। और यूके से प्रिंस एंड्रू जो हैं उनका भी नाम मैंने मीडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उनका नाम भी आया है। और भारत में किन किन लोगों का नाम आया है अभी तक एप्स्टीन फाइल्स में, और उनका क्या, किस तरह का उनके ऊपर क्लेम है या एलिगेशंस हैं, या तो मीडिया में है या कहीं और हैं बाहर, तो उसका, उसके बारे में क्या अभी तक का न्यूज़ है? एक सेकेंड राहुल जी, मैं एक ना आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। ये ऑफिशियल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक्ट लाए थे ये लोग, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रायर डीओजे डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो जितनी भी फाइल हैं, जो जितने आपने स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, है ना, वो इस वेबसाइट से लिए गए हैं। अच्छा। ठीक है, ऑफिशियल डिस्क्लोजर्स यहाँ से हैं। अब यहाँ पर एक पूरा का पूरा सर्च बार है। अगर मैं यहाँ पर जयपुर सर्च करूँगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बात तो जयपुर की भी कर रहा है ये। ठीक है, महिंद्रा टेक्नोलॉजी पार्क, एक कृति क्रिएशंस करके एक दुकान है जयपुर में, उसके बारे में इसने बात की है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि इंडिया में किस किस का नाम आया है, तो नाम तो यहाँ इंडिया में हज़ारों लोगों का आया है, पर यहाँ कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि उनका नाम किस कॉन्टेक्स्ट में आया है और क्या वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे। अब अगर हम यहाँ पर डालते हैं मोदी, ठीक है, तो आप देख रहे हो 136 टाइम्स ही हैज़ बीन मैंशनड हियर इन एप्स्टीन फाइल्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मोदी के बारे में, मोदी शब्द के बारे में बात की गई है। ठीक है, बट अगर आप इनको खोल कर देखोगे तो मतलब जो ये हमारे इंडिया में चलता है ना कि अरे मोदी का नाम आ गया, मोदी का नाम आ गया, तो वो ये नाम आया है। अब आप अगर इस डेटा सेट को खोल कर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, इसमें किसने भेजा है किसी को नहीं पता, आया जेफरी को है ये 2014 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सेड ही इज रेडी टू टेक अनपॉपुलर स्टेप्स टू इंप्रूव नेशंस इकोनॉमी, फिजिकल हेल्थ, और ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल शेयर किया गया है। ठीक है, तो ये मोदी जी का नाम आ गया, लेकिन बट मोदी जी वॉज नॉट इन्वॉल्व। सिमिलरली हमारे यहाँ पर आप बात करें राहुल गांधी की, तो इनका नाम भी है इसके अंदर। देखो 3-4 आर्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, है ना, तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा राहुल गांधी का भी इसमें नाम है। अब अगर हम इस डेटा सेट को खोल कर देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि ग्रेगरी ब्राउन ने भेजा है अनडिस्क्लोज रेसिपिएंट्स को, लेकिन बीसीसी में जेफरी एप्स्टीन था। ये JEE vacation@gmail.com जेफरी एप्स्टीन का ईमेल था। ठीक है, कुछ अटैचमेंट्स डाले हैं, इमेजेस डाले हैं, इनलाइन। इनलाइन मतलब वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही इमेजेस, अब ये इसके अंदर शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर क्या बात चल रही है कि यहाँ पर राहुल गांधी के बारे में बात की जा रही है ना, इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं मेंशन है राहुल गांधी का इसके अंदर, मेंशन इसमें मोदी का भी है ना। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में Ctrl+F लगा के गांधी सर्च करता हूँ तो ये आ गया, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी बातें, ये जेफरी एप्स्टीन किसी और के साथ कर रहा है। जेफरी एप्स्टीन ने किसी और ने जेफरी एप्स्टीन को एक ईमेल भेजा है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंडिया में किसका नाम आया, नाम बहुत लोगों का आया है, पर इनमें से कोई भी व्यक्ति
जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर नहीं गया है अब तक के डिस्क्लोजर्स के हिसाब से। ओके, ओके। हाँ, तो दे वर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल क्राइम्स, पर नाम है लोगों के। और मतलब आई जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। तो ये ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रिमिनल पकड़ा गया और वो क्रिमिनल किसी बड़े आदमी के बारे में बात कर रहा है ना। अब इंडिया में राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, दे आर टॉकिंग पॉइंट बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर, बात तो लोग करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं वो मैटर करता है। और लोगों को समझना जरूरी कि नाम आने का मतलब ये नहीं है कि वो इन्वॉल्व थे सेक्सुअल क्राइम्स में। राइट, राइट। ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि केवल मीडिया में नाम आना कोई चीज प्रूफ नहीं कर रहा है। नाम किस कॉन्टेक्स्ट में है, जो आपने दिखाया हमें कि उनके वो लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में और कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में ईमेल्स के थ्रू, और उस ईमेल कम्युनिकेशन में नाम आए हैं लोगों के। तो ये हमें एक क्लैरिटी इससे मिलती है कि भाई ऐसा हुआ है वहाँ पे, है ना। इसके अलावा और बड़े नाम अभी तक किसी के ऊपर इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी क्या इंक्वायरीज चल ही रही हैं, या किसी का एक सबूत के साथ कुछ हुआ है कि भाई हाँ ये बंदा वहाँ था, इसने क्राइम किया है तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है अभी? इसके अंदर ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन के वादे में बोला था कि मैं एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। वो पब्लिक कर भी रहा है उन फाइलों को, ठीक है। तो ये सारी पुरानी फाइलें कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जो अब पब्लिक हो रही हैं, और इसके अंदर ना जो डेटा है वो वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं कि ये लोग गए थे, ये लोग वहाँ गए थे। पर बात ये है कि कॉन्क्रीट एविडेंस किसी के पास नहीं है, सिर्फ एलिगेशंस हैं। तो किसी और के ऊपर इसमें एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, तो अगर फोटोज हैं और वीडियोस हैं, तो जब तक और जब इतनी सारी टेस्टिमनी है, जब विक्टिम्स ने आके ऑन द रिकॉर्ड बोला है, ठीक है, बहुत सारे विक्टिम्स अभी निकल निकल के आ रहे हैं। मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था यूट्यूब पे, बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं यूएस में उन विक्टिम्स के साथ। तो अगर कोई ये विक्टिम ये गवाही दे रहा है कि भाई सो एंड सो पर्सन ने मेरे साथ ऐसे एक्सप्लॉइटेशन किया था, तो क्या उसकी फिर अभी आगे वो नहीं होगी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी? ठीक है, एप्स्टीन तो गया जो गया। हाँ देखो, यहाँ पर ना इसको आप कह सकते हो राहुल जी, लूप होल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हर देश में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कानून को चाहिए सबूत, और वो सबूत हर किसी के पास नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल बोला गया कि इसमें स्टीफन हॉकिंग भी आए थे। स्टीफन हॉकिंग के फ़ोटोज़ हैं जिसमें वो चेयर के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, साइड में दो लड़कियां हैं, ठीक है। अब वो लड़कियां ये बोल रही हैं कि भाई हमारे साथ, मतलब आई एम जस्ट गिविंग ए एनोलॉजी, कि हमारे साथ स्टीफन हॉकिंग ने कुछ गलत किया। अब ना तो प्रूफ लड़की के पास है, ना स्टीफन हॉकिंग के पास है। प्रूफ के नाम पर आपके पास एक फ़ोटो है जिसमें आप स्टीफन हॉकिंग के साथ बैठे हो, बट दैट डज नॉट प्रूफ द क्राइम। और जब तक वो प्रूफ नहीं होगा तब तक आप सज़ा नहीं दे सकते ना। मतलब आप उसको कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी बुला तो लोगे, बट क्या बोलोगे, प्रूफ ही नहीं है आपके पास। तो अब जो ये पूरा मुझे समझ में आया कि ये सारा सिचुएशन है अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल 2026 में, अभी ओवरऑल स्टेटस क्या है और इसमें अब आगे क्या होने की चांसेस है? क्या सारी फाइल्स रिलीज हो गई या कुछ बाकी हैं या कैसा है? अभी फाइल्स बाकी हैं, सारी फाइल्स रिलीज़ नहीं हुई हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये बोल रहा है कि कुछ और फाइल्स वो धीरे धीरे ना ट्रांशेज में रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि वो भी ना लेवरेज बनाना चाह रहे हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर। अब जैसे मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया था कि किसी ने नरेंद्र मोदी के बारे में जेफरी एप्स्टीन को भेजा है, उन्होंने उस आदमी का नाम हाइड कर दिया है। क्यों हाइड करा है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती है। ईमेल हाइड कर रखा है उसका, बहुत जगहों पे फोटोज़ हाइड कर रखे हैं, ठीक है, विच डज़ नॉट मेक सेंस। लेकिन यहाँ पर गेम आ जाता है पूरा का पूरा पीआर का, ठीक है। इंडिया में भी सबसे बड़ा जो एलिगेशन चल रहा है वो आपकी इमेज के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए हरदीप पुरी जी ने ईमेल भेज रखा है जेफरी एप्स्टीन को, तो इमेज के ऊपर बात आ रही है ना। आप मल्टीपल टाइम्स मीटिंग हुई है आपकी यूएस में, है ना। पर वो मीटिंग्स किस बारे में हुई है, इंडिया के स्टार्टअप इंडिया प्लान के बारे में, इंडिया में आप इन्वेस्ट करो। लेकिन आपकी इमेज को हैम्पर करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई ये तो एप्स्टीन को ईमेल कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अब बैक चैनल से प्रेशर बना रहे कि भाई हमारा नाम नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि पब्लिक जो है ना, जैसे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट आपको दिखाई, ये सबको नहीं पता है। लोगों को तो जब वो एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल, कि मोदी का नाम भी आया है एप्स्टीन फाइल्स में, उनके लिए वो हेडलाइन इज़ द न्यूज़, उसके आगे वो नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए अब वो धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं किस चीज़ को हाइड करना है, किसको नहीं करना है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए
उम्मीद है एक और ट्रांश आएगा और उसके अंदर और भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए जाएंगे, हो सकता है चौथा भी आए, हमें नहीं पता कितनी फाइलें हैं, मतलब ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है कि फॉर एग्जांपल 100 फाइल थी उसमें से 50 हम डिस्क्लोज कर चुके हैं, किसी को नहीं पता कितनी फाइलें, पर और भी फाइल्स आ सकती हैं। हम्म। तो इसमें अब आगे फाइल्स आएंगी, उसके बाद वो भी पब्लिक होंगी, पब्लिक उसको रिव्यू कर सकती है। क्या फाइनल इसका आपको लग रहा है आउटलुक रहेगा अर्चित? आउटपुट कुछ नहीं है, ये बस पब्लिक डिमांड होती है। जैसे इंडिया में अब एक बहुत ज़्यादा डिमांड टाइम टू टाइम उठती रहती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ से रिलेटेड जो फाइल्स हैं गवर्नमेंट को उन्हें पब्लिक करना चाहिए, ठीक है। पर गवर्नमेंट उसे पब्लिक नहीं करती है, मतलब इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने उसके काफ़ी सारे पोर्शन को पब्लिक कर दिया है, पर काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र की डेथ से रिलेटेड अभी पब्लिक नहीं करा है, ठीक है। तो उसको पब्लिक आप कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लोगों को बस सच पता चलेगा, कुछ पॉलिटिशियंस की इमेज खराब होगी, दैट्स ऑल। मतलब कोई केस नहीं होगा अब इसमें, या कोई जेल में नहीं जाने वाला है अब, बस आपकी इमेज खराब होगी। और बड़े लोगों के लिए जो सिर्फ इज्जत पे और अपनी इमेज के बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए इज्जत जाना ही बहुत बड़ी बात है। हम्म। ठीक है, नहीं मैं समझा कि पूरा केस क्या है। कुछ इसमें मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि केवल नाम आना फॉर एग्जांपल वो किसी का कोई क्राइम मतलब ईदर वेज प्रूव नहीं करता है, तो वो काफ़ी मुझे समझ में आया ये चीज़। और आपके हिसाब से सबसे बड़ी सीख एक कॉमन इंसान, कॉमन मैन क्या ले सकता है इस पूरे केस को सुनने के बाद? क्योंकि एज जैसे आप शुरू में बता रहे थे कि ये केसेस सब जगह होते हैं, कहीं पे पब्लिक हो जाती हैं चीज़ें, कहीं पे नहीं होती हैं, मतलब दबी रह जाती हैं चीज़ें सालों तक, राइट? तो एज ए कॉमन मैन हमारा क्या इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हम कैसे अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं? क्योंकि अगर पावरफुल लोग जो कुछ भी करना चाहें वो कर रहे हैं और पूरा एकदम जस्टिस को भी अपने हाथ में लिया हुआ है, तो कॉमन मैन के पास बचता ही क्या है फिर ऐसे में? हमारे इंडियन, मेरे को एग्जैक्ट कोड ध्यान नहीं आ रहा है वो कहाँ पर था, मैं आपको एग्जैक्ट नाम बताना चाह रहा था, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि हमारे ह्यूमंस के अंदर ना टोटल 5 विकार होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो बताया काम बताया गया है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ठीक है। तो काम सबसे पहले आता है। काम का जो यहाँ पर मतलब है वो होता है आपके सेक्सुअल डिजायर्स, है ना। तो ये ग्लोबली है, ऐसा नहीं है इंडिया में है। और हमारी तो जो बुक्स हैं पुरानी बताती हैं कि उस पर कंट्रोल करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एप्स्टीन फाइल से जो आपको सीखना है ना, वो जो हमारे अध्यात्म में बताया गया 5 विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, इनसे बचना चाहिए। यही इंसान को लेकर डूबते हैं और ये एप्स्टीन फाइल्स में यही हुआ है। आज भी आपको क्या लगता है एप्स्टीन फाइल्स यूएस में हो गई, अब नहीं चल रही होगी? अभी भी चल रही होगी। क्या एप्स्टीन फाइल्स जैसी चीज़ें इंडिया में नहीं है? इंडिया में भी हैं, हर जगह चलता है ये, हर देश में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया और यूएस में, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, ठीक है, यूरोपियन देशों में भी है, हर जगह ये चल रहा है। क्योंकि सेक्सुअल डिजायर्स सबसे ज़्यादा, आप इंटरनेट का ट्रैफिक देखोगे ना, मतलब ऑलमोस्ट 44% ट्रैफिक जो इंटरनेट पर है दैट इज रिलेटेड टू पॉर्न। 44% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक इज पॉर्न। तो आप समझो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग एज ह्यूमंस इन 5 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पालेंगे ना, वी कैन लिव अ बेटर लाइफ, मोर कंपोज, मोर स्टेबल, और हमें किसी के दबाव में नहीं आना पड़ेगा। यूएस में इतने सारे पॉलिटिशियंस दबाव में हैं, लेवरेज में हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने का उनको डर है। जिनके आ गए वो वैसे परेशान है। इस टाइम पर बिल गेट्स खुद बोलते हैं कि इट वॉज अ मिस्टेक कि मैं जेफरी एप्स्टीन से मिला। आज आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी चला रहे हो और आपके ऊपर एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि आप इस टाइप की चीज़ें करते हो, है ना। तो मतलब एक इमेज ही तो है आपकी, और आपने क्या ही करा। तो पूरे जीवन की जो मेहनत थी आपकी, आप इतने सारे अच्छे काम कर रहे थे ग्लोबली, सारा खत्म हो गया। इंडिया में वो आए थे एआई समिट के लिए, इतना आउटरेज हुआ इंडिया में दैट ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक, एंड फाइनली उनको रोल बैक करना पड़ा कि नहीं, मैं एज अ स्पीकर में नहीं आ रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या इज्जत रह गई आपकी, जस्ट बिकॉज आपकी सेक्स थे। तो अगर आप इस पे कंट्रोल कर लोगे, आप जीवन में सारा कुछ अचीव कर सकते हो। ऑन दैट नोट अर्चित, काफ़ी सीखने को समझने को मिला आपसे। मुझे केस थोड़ा बहुत पता था ऊपर ऊपर से, लेकिन इसकी जो बारीकियां आपने समझाई हैं उससे मुझे लगता है कि सबको थोड़ी अवेयरनेस आई होगी, और एक थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट मिला होगा कि ये सारा कांड हुआ कैसे है और इसमें कैसे कैसे लोगों के नाम आए हैं, क्या हुआ है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन अर्चित। काफ़ी अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, और उम्मीद करता हूँ कि फिर से किसी ना किसी और टॉपिक पे अपन बात करेंगे।
और अगर व्यूअर्स को ये सब कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कि आपको कुछ सीखने मिला, समझने मिला, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अर्चित को आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।